नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम पर। जानेंगे हर लिहाज से इस अधिनियम को पारित किए जाने के कारणों को, चर्चा करेंगे अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर और अंत में करेंगे इस अधिनियम का मूल्यांकन। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अधिनियम को पारित किए जाने के कारणों को। जैसा कि हम जानते हैं 1793 ईस्वी में पहला चार्टर अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम में यह कहा गया था कि अब प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात नया चार्टर अधिनियम पारित किया जाएगा। ये 20 साल अब बीत चुके थे और 1813 आ गया था। इन 20 सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिनको ध्यान में रखते हुए इस नए चार्टर अधिनियम में प्रावधानों को शामिल किया गया। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं, जैसे सबसे पहली 1806 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा अपनाई गई महाद्वीप व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था और उसने यूरोप के अनेक देशों को पराजित कर दिया था। जब उसने ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो सफल नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटेन के पास शक्तिशाली नौसेना थी। जिसके बाद नेपोलियन इस बात को समझ चुका था कि युद्ध में ब्रिटेन को पराजित किया जाना मुश्किल है, तो उसने ब्रिटेन को दूसरे मार्ग से पराजित करना उचित समझा। वो मार्ग था उसके आर्थिक हितों पर चोट करना। तो उसने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापारिक लेन देन नहीं करेगा। पर इस दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जहां अब इंग्लैंड के व्यापारियों को ज़्यादा ज़रूरत थी यूरोप की, तो वहीं यूरोप की नाकेबंदी कर दी गई थी। तो अब अंग्रेज व्यापारी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की मांग कर रहे थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता उनको भी दी जानी चाहिए, ताकि नेपोलियन की महाद्वीप व्यवस्था से उन्हें जो नुकसान हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। कंपनी के दुर्भाग्य से इस दौरान ब्रिटेन में एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा है, उनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवादी सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था, जिसमें व्यापारी वर्ग कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर आक्रमण कर रहा था और इस बात के लिए आंदोलन चला रहा था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी को ही नहीं अपितु सारे ब्रिटिश प्रजा को प्राप्त होना चाहिए। सरकार के लिए अब व्यापारियों की इस मांग की अवहेलना करना कठिन हो गया था। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार ही चाहते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश संसद को रिश्वत देते थे कि उनके पक्ष में ही नया चार्टर अधिनियम पारित होना चाहिए। परंतु इस बार इंग्लैंड में एक नया अमीर वर्ग उदित हो गया था और वो अमीर वर्ग था व्यापारी। उसने ब्रिटिश संसद को ज़्यादा रिश्वत प्रदान कर दी थी कि उनके अधिकार में प्रावधान किए जाने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस संबंध में कुछ तर्क भी दे रहे थे, जैसे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को यदि समाप्त कर दिया गया तो उनके लिए भारतीय प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाना कठिन हो जाएगा। और इस बात पर भी वो बल दे रहे थे कि यदि सब अंग्रेजों को भारत के साथ व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई तो ऐसे अंग्रेज वहाँ पहुँच जाएंगे जिन्हें भारतीयों के रीति रिवाज का ज्ञान नहीं होगा। उनकी गतिविधियों से कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस मांग का समर्थन कर रहे थे कर्नल मैल्कम, कर्नल मुन्नो, वारेन हेस्टिंग्स और चार्ल्स ग्रांट जैसे कुछ व्यक्ति, जिन्होंने भारत में कंपनी की कुछ समय तक सेवा भी की थी। और यहीं हम देखते हैं इंग्लैंड में इस दौरान ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये आंदोलन चला रहे थे कि उन्हें भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ तक आते आते सहायक संधि के द्वारा वेलेजली ने ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का काफ़ी विस्तार कर दिया था। अब कंपनी एक व्यापारिक संस्था न होकर एक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था। वहीं वेलेजली की युद्ध नीति ने कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था। तो जब कंपनी नए फंड की मांग कर रही थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1808 ईस्वी में कंपनी के मामलों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था और उससे भी सुझाव मांगे थे कि जो नया अधिनियम आने वाला है उसमें किन प्रावधानों को शामिल करना चाहिए। तो इसी समिति के सुझाव के आधार पर जब 1813 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ तो उसमें कुछ इस प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया गया। सबसे पहला प्रावधान था
ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु यह कहा गया कि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है और भारत के साथ सभी अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने की छूट प्रदान की जाती है। परंतु यह कहा गया कि अंग्रेज व्यापारियों को इसके लिए एक लाइसेंस लेना होगा और यह वो लाइसेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्राप्त कर सकते हैं, और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस लाइसेंस को देने से इनकार करता है तो इस परिस्थितियों में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान किया गया कि चूंकि कंपनी भारत में शासन प्रबंधन चला रही है और इसे वो आसानी से चला सके, इसलिए चाय और चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। यहाँ किसी अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट प्रदान कर दी गई और ये कहा गया कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं। पहली बार ये प्रावधान किया गया कि कंपनी भारत में शिक्षा के प्रसार, उनके साहित्य का उत्थान और उनमें वैज्ञानिक भावना के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपया खर्च करेगी। और प्रावधान किया गया कि कंपनी के नागरिक और फौजी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए नए कॉलेज की स्थापना के भी प्रोविज़न किए गए और हेलबरी कॉलेज, एटिस्कॉम्बी कॉलेज, ये सब जो है स्थापित हुए, जिनका जो नियंत्रण निर्देशन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देखरेख में होना था। ये तो थे प्रमुख प्रावधान। अब देख लेते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों का मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और संपूर्ण ब्रिटिश प्रजा को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः अनेक अंग्रेज व्यापारी भारतवर्ष के साथ व्यापार वाणिज्य करने लगे और इंग्लैंड का व्यापार आने वाले 50 वर्षों में 7 गुना हो गया। वहाँ की प्रजा ने अपार धन कमाया। व्यापार की इस वृद्धि से अंग्रेज नेपोलियन द्वारा जो महाद्वीप व्यवस्था लागू की गई थी उससे उत्पन्न हानियों की क्षतिपूर्ति कर पाए। देखिए, वहाँ लागू हुई थी औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति के लिए यह आवश्यक था कि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और एक तैयार माल जो है उसकी एक प्रॉपर मार्केट भी होनी चाहिए। तो जो ये व्यापारी था, कच्चा माल भारत से इंग्लैंड ले जाता था, वहाँ उस माल को तैयार करके भारत में ले आता था। तो इसके द्वारा व्यवस्था ये शुरू हो गई कि भारत जो है कच्चे माल की और तैयार माल की मंडी बनकर रह गया। इसके बाद भारत औद्योगिक प्रधान न होकर केवल कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। हमारे यहाँ जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चली हुई थी उसका भी पतन हो गया। हालांकि इस अधिनियम ने भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की घोषणा की गई थी, परंतु आगामी 20 वर्षों में सरकार द्वारा एक चवन्नी भी खर्च नहीं की गई। इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके द्वारा भारत में अनेक स्थानों पर गिरजेघर, स्कूल, कॉलेज स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से भारत में धर्म प्रचार किया गया और भारत में एक नए सामाजिक संप्रदाय ईसाई धर्म का उदय भी हुआ। कालांतर में हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने इनके प्रचार को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए। उम्मीद है कि 1813 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कंसेप्ट और फैक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इस संबंध में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस एक्ट में भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए 3 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ईसाई प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। जो भी उत्तर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।